Hi everyone, good morning everyone. कैसे हो सब लोग? So in this session we will understand very important topic, that is thermodynamics. Today we will start a very important topic for exam point of view, for academic point of view, for competition point of view. So in this chapter we will learn the certain topics. What is thermodynamics? What are the approach to study thermodynamics? Types of system, types of boundaries, water system, water surrounding. क्लियर? सो हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. वाई वी आर स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द रीज़न. कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि क्यों हम, वाई वी आर स्टडिंग, क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या इसकी हमारी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में. देन वी विल प्रोसीड. तब ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में जब हम उसको अच्छे से समझ जाते हैं कि उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में. सो थर्मोडायनेमिक्स नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को. थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनामिक्स, डायनामिक्स. क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स, थर्मो मीन्स क्या है? थर्मो मीन्स हीट, हीट. और डायनामिक्स आपने पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन, वो आपने पढ़ा होगा. डायनामिक्स पढ़ा था कितनी बार आपने पढ़ा होगा? एक पढ़ा होगा आपने स्टैटिक, डायनामिक, एक आपने पढ़ा काइनेटिक. तो देखिए काइनेटिक्स आपने पढ़ी होगी, काइनेटिक्स. एक आपने पढ़ा होगा डायनामिक्स. दो है आपने पढ़ा होगा डायनामिक्स. जो लॉज ऑफ मोशन आता है वो डायनामिक्स में आता है, और काइनेटिक्स में सारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन. तो देखिए डिफरेंस क्या है काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स में. जहाँ भी आपको कहीं भी डायनामिक्स की बात आ जाए, डायनामिक्स मीन्स होता है कहीं फोर्स. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फोर्स. कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कार मूव कर रही है, कार इज मूविंग ऑन अ रोड. देन व्हाट इज द रीजन, कार क्यों मूव कर रही है, किस रीजन, क्या रीजन है कि कार मूव कर पा रही है. व्हाट आर द फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द कार. किसी भी प्रोसेस के होने के लिए, उसकी मतलब स्टेट को चेंज होने के लिए कोई भी प्रोसेस हो रहा है, देन व्हाट आर द फोर्सेज, ड्राइविंग फोर्सेज आर नेसेसरी. कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं उस प्रोसेस के चेंजेस को टेक्स प्लेस होने में. गाड़ी का चलना क्या प्रोसेस है, हम लोग चल रहे हैं, वाई. सो व्हाट आर द फोर्सेज, हम यहाँ फोर्सेस की स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से कोई प्रोसेस हो रहा है. सो वी स्टडी द फोर्सेज दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस टेक्स प्लेस. बट इन काइनेटिक्स वी डू नॉट स्टडी कि कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है. वी डू नॉट स्टडी. वी ओनली अंडरस्टैंड द काइनेटिक्स मीन्स मोशन. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, और क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट. तो आपने ये चीज़ देखी होगी, आपने S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो पढ़ लिया होगा. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यू स्टडी डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन. बट यू डू नॉट स्टडी वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द रीजन फॉर वेलोसिटी. हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं कि कोई पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है. वो लीनियर मोशन में कर रहा है, सर्कुलर में मोशन कर रहा है, यानी हाउ द पार्टिकल इज मूविंग. पानी के अंदर स्ट्रीमलाइन मोशन होता है, तो हम स्ट्रीमलाइन में ये पकड़ते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाटर है, वाटर का हम कैसे मानते हैं, वाटर का मोशन कैसा है, स्ट्रीमलाइन मोशन है. पानी लेमिनार भी फ्लो होता है, टर्बुलेंट भी होता है. तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि बिहेवियर, फ्लूइड बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. वी डू नॉट स्टडी कि वो बिहेवियर किस वजह से आ रहा है. क्लियर? स्ट्रीमलाइन मोशन है तो स्ट्रीमलाइन मोशन की स्टडी करेंगे, बट वी डू नॉट स्टडी कि स्ट्रीमलाइन मोशन किस वजह से हो रहा है. तो डायनामिक्स मीन्स force, kinetics means we do not study what are the causes for changes to takes place. Clear? So in thermodynamics basically thermo means heat and dynamics means what, force. तो देखिए यहाँ पर डायनेमिक्स और फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि ये हमने थर्मोडायनेमिक्स क्यों लाई, वाई द सब्जेक्ट कम्स. तो डायनेमिक्स मीन्स फोर्स, कि थर्मोडायनेमिक्स आया क्यों और कैसे. फोर्स और हीट का कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन है. फोर्स होगा तो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो वर्क होगा, और वर्क होगा तो पावर होगा. क्लियर? इट मीन्स हीट इज रिलेटेड टू पावर. क्या मतलब है? हीट इज रिलेटेड टू पावर.
in thermodynamics we are basically dealing how heat is interacting with the energy, how heat transformation and work transformation is related to the various other forms of energy, how two systems are interacting with each other, क्या ड्राइविंग फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, क्यों दो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मान लीजिए एक बॉडी को हम गर्म करते हैं, वो अपनी मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर 120 हो जाता है, क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ सर्टेन वर्क, किसने किया, आई विल स्टडी, वी विल स्टडी। अब देखिए हीट इन थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल वी आर स्टडिंग हाउ द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है, हाउ द मैक्सिमम, देखो यही हीट जो है पावर में कन्वर्ट हो रही है, हाउ द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हीट इज कन्वर्टेड टू पावर मीन्स वर्क। कैसे हम मैक्सिमम पोर्शन जो है हीट का उसको हाउ वर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये दिस थिंग विल स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। फॉर एग्जांपल इन द 20th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तो आपने स्टीम इंजन पढ़ा होगा, आपने जेम्स वॉट हु डिस्कवर्ड द स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन क्या होता है, स्टीम इंजन में देखिए ये स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन के ऊपर बेस पे देखो स्टीम इंजन जैसे ही बना तो आपने सुना रेलगाड़ियाँ बन गई। तो स्टीम इंजन में हो क्या रहा था, देखिए फॉसिल को क्या किया, यहाँ से फॉसिल को गर्म किया, मैं इसको फॉसिल को क्या मानता हूँ, मान लीजिए आपने कहीं किल में मतलब कोई भट्टी है उसमें आपने क्या किया, जहाँ आपने फॉसिल फ्यूल को गर्म किया उसको मान लेता हूँ मैं सोर्स, क्लियर। ये सोर्स क्या है, ये मान लीजिए कुछ ना कुछ मान लीजिए हॉट बॉडी है, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी, हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, मान लीजिए कोयला है, कोयले को आपने गर्म किया, फॉसिल फ्यूल यहाँ गर्म हो रहे हैं, क्लियर। देन यहाँ हमारा इंजन है, क्या है हमारा इंजन, ये मान लीजिए हमारी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, क्लियर। ट्रेन है, आई एम राइटिंग इन हिंदी बट डोंट माइंड, क्लियर। अब देखिए इंजन के बाद यहाँ मान लीजिए ये क्या है, सिंक मतलब कोल्ड बॉडी, क्या मान लीजिए कोल्ड बॉडी। बस समझ जाइए, अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आपको दो चीज़ बता रहा हूँ कि होता क्या है कि रेलगाड़ी में जो इंजन होता है, इंजन क्या करता है, हीट लेता है कहाँ से, फॉसिल फ्यूल से, क्लियर। डायरेक्ट ही लेता, क्या लेता है, देखिए इनडायरेक्टली मैं आपको समझा रहा हूँ कि होता क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल को गर्म करने से क्या हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम कौन लेता है, हमारा इंजन, स्टीम इंजन कहते हैं उसको। तो इंजन उस हीट को ले रहा है, मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इंजन ले रहा है, मान लीजिए QH दैट इज टेकिंग फ्रॉम द सोर्स। और इस हीट को जब सिस्टम लेगा, सिस्टम मेरा क्या होगा, ये इंजन मेरा सिस्टम है, आई विल टेल यू व्हाट इज सिस्टम। लेकिन समझ जाइए कि ये जो हीट लेके इंजन क्या करता है, आगे मूव करता है, लोकोमोटरी मोशन करता है, तो ये इंजन आगे मूव करता है, इट डू सम वर्क। तो हाउ द यू कैन अंडरस्टैंड कि इस हीट को लिया, कुछ वर्क किया और कुछ हीट क्या करी सराउंडिंग में रिलीज कर दी, मैंने मान लिया क्यू रिजेक्शन। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट के पास पहले तो हीट इंजन डिस्कवर तो हो गए, तो अच्छी बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कैसे साइंटिस्ट लोगों के लिए, सबसे इंजीनियर्स जितने भी थे साइंटिस्ट लोगों के पास यही चैलेंजेस थे कि हम लोग कैसे इस हीट का मैक्सिमम वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, हाउ दिस हीट QH कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क एट अ वेरी हाई एफिशिएंसी, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हीट का हम वर्क में ट्रांसफ़र कर पाए, उनका मकसद ये था। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ जब आया दिमाग में, साइंटिस्ट इंजीनियर्स की बात में दिमाग में आया, उस बेसिस पे हम लोगों का डिस्कवर हुआ कार्नोट इंजन। आपने पढ़ा हो वहाँ कार्नोट इंजन कैसा इंजन है, एक ऐसा इंजन, एक बेस है जिसके रेस्पेक्ट में जितने भी इंजन से यहाँ डिस्कवर हो रहे हैं, मतलब कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसके कंपैरिजन में उनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, कम, मतलब एक रेफरेंस बना दिया। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ेंगे, वी विल स्टडी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द मैक्सिमम हीट टू वर्क। इतना तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारा का सारा हीट कन्वर्ट हो जाए वर्क में,
100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस QR को मिनिमाइज़ कर देंगे। क्या कर देंगे? बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो हमारा वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे? देखिए, QH इन, दिस इज आउट, QR प्लस W। तो देखिए हमको W को मैक्सिमम करना है, QH माइनस QR। QH की वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज द QH वैल्यू, मतलब कितना हीट आ रहा है वो तो कांस्टेंट है। हम किसको चेंज कर सकते हैं? QR की वैल्यू को आप जितना कम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों का यही था कि हम QR की वैल्यू को कम कर सकते हैं। ऑन डेट बेसिस अगर हम QR की वैल्यू कम करेंगे तो हमको W क्या मिलेगा? W मैक्स। लेकिन QR की वैल्यू ज़ीरो नहीं कर सकते। सो वी इंजीनियर्स इसी बेसिस पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बॉर्न हुई। थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से आई? मतलब इतने सारे लॉज, सिस्टम, सराउंडिंग, कंट्रोल वॉल्यूम, ऑल दीज थिंग्स, वाई वी आर स्टडिंग, वाई टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन। आप खुद सोचिए, अगर स्टीम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कन्वर्ट कर पाएंगे वर्क में, यानी कि एनर्जी कम से कम वेस्ट होगी। क्लियर? और जब एनर्जी कम से कम वेस्ट होगी तो एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट। एनर्जी किससे रिलेटेड है? एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट। और जितना कम एनर्जी का रिजेक्शन होगा, जितना कम हमारी खर्च होगी, वेस्ट होगी, उतना कम हमारा क्या होगा? कॉस्ट जाएगी, मतलब हमारा कॉस्ट बचेगा। तो इंडस्ट्री जितनी भी होती है, जितनी भी इंडस्ट्री लगी होती है, वहाँ सबसे बड़ा मेजर क्या रहता है? सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं खर्चा जो होता है वो कॉस्ट का ही होता है। कॉस्ट किससे आती है? एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट का सबसे ज़्यादा खर्चा रहता है वहाँ पर। तो साइंटिस्ट लोगों का यही कहना था कि हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो हम इंडस्ट्री का बहुत पैसा बचा सकते हैं, बिकॉज एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट। एंड अगर कॉस्ट को आप मिनिमाइज़ कर देंगे तो आप प्रॉफिट ज़्यादा ले सकते हैं। इसी सिंपल वे में हम लोग भी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं और हम लोग मैक्सिमम हीट कन्वर्जन नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। हीट का वेस्ट होना मतलब क्या है? हमारे फॉसिल फ्यूल बर्बाद हो रहे हैं, इट इज़ डिग्रेडिंग, बर्बाद हो रहे हैं, हम मैक्सिमम कन्वर्जन नहीं ला पा रहे। तो इंजीनियर साइंटिस्ट लोगों ने इसी को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को, चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, इसको रिमूव करने के लिए किसका डिस्कवरी करी? कार्नोट इंजन की। वी विल स्टडी इन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स समझाया कि थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि हाउ द मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ हीट कैन बी कन्वर्टेड टू पावर, वी विल स्टडी। एंड एक और रीज़न है थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ने का, हमारे आसपास, इन आवर सराउंडिंग देर आर सो मैनी प्रोसेस आर अकरिंग। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल का होना, क्लियर, क्लाउड फॉर्मेशन, वाटरफॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, सो मेल्टिंग ऑफ आइस, वी आर गेटिंग ओल्ड। So all these processes that are occurring naturally or not naturally, artificially, why? What is the reason? क्या रीज़न है कि वाटरफॉल ऊपर से नीचे आता है, ग्लेशियर का मेल्ट होना, all these things we will study in this topic. थर्मोडायनेमिक्स ये सारे के सारे बताती है कि how these process, basically all these laws of thermodynamics tells us कि how these processes in nature are occurring. Clear? Now we come to the next topic. Why do we study? Complete talk about is thermodynamics. Why do we study thermodynamics? To increase the efficiency of engine, to study the various processes occurring in our surrounding. Clear? तो why do we study thermodynamics? Clear हो गया. Now we come to the what is systems, surrounding and boundary. Clear? तो देखिए, अगर आपको लिखना है तो आप थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट आई विल टेल यू कि देखिए बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, मेरा यहाँ पर से मकसद है कि आपको बस समझा सकें। बट इफ़ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यू कैन राइट इट इज़ द ब्रांच ऑफ, सो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? मैंने आपको बताया था, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग that deals with all the fundamentals that governs. Fundamentals means what? Law of conservation of energy, law of conservation of energy, law of conservation of mass, deals with all the fundamentals that governs all the physical processes involving energy and energy transformation. क्लियर? मैंने बताया था जितने फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें हाउ द एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। एंड इट ऑल्सो
टेल अस व्हाई दिस प्रोसेस आर हैपनिंग इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेल अस व्हाई वाटरफॉल कम्स फ्रॉम अपर टू डाउन, क्यों पानी का झरना ऊपर से नीचे आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। यानी प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट, इट इज टेलिंग बाय व्हाट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली टेल अस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. So we will study, so you can note down the definition of thermodynamics. Next we come to the approach to study thermodynamics. So there are two approach basically, दो अप्रोच हैं स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. पहली अप्रोच क्या है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स एक वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बिगेस्ट टॉपिक है, वी कैन से दैट इट इज़ वेरी वाइड. लेकिन इसको समझने के लिए देयर आर टू अप्रोच टू स्टडी. फर्स्ट अप्रोच टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स. देखिए पहली अप्रोच क्या है, क्लासिकल वे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड इज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. ये क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बेस पे होती है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. अब ये क्या होता है, आई विल टेल यू. स्टैटिस्टिकल मतलब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. देखिए क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स समझ जाइए, मतलब इतना यूज़ नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि वी स्टडी वॉट एवर जो भी हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, वी स्टडी ओनली द क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, वी डू नॉट स्टडी द स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर. क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मीन्स क्या होता है, वी डू नॉट स्टडी थर्मोडायनेमिक्स एट मॉलिकुलर लेवल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बीकर, ओके, एंड इन दिस बीकर देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट हेयर, बट मेरा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में आई विल नॉट स्टडी दिस मॉलिक्यूल ओनली. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, इनका एवरेज इफेक्ट देखते हैं, एवरेज इफेक्ट. फॉर एग्जांपल एवरेज इफेक्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इस बीकर में मान लीजिए गैस सिलेंडर है, ये मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर है, मान लीजिए आपके घर में गैस सिलेंडर आया, ठीक है, ये मैं ऐसे बना देता हूँ बीकर, मान लीजिए इसका सिलेंड्रिकल शेप है और ये गैस सिलेंडर है, मान लीजिए दिस इज द गैस सिलेंडर, इसमें गैस भरी हुई है. क्लियर. नाउ आई विल टेल यू द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मीन्स क्या होता है. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मीन्स वी डू नॉट स्टडी द पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल काइनेटिक्स को हम स्टडी नहीं करते यहाँ पर, वी स्टडी द एवरेज इफेक्ट. एवरेज मीन्स कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ मैं ये स्टडी नहीं करूँगा कि इस मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या था, कि एक एक मॉलिक्यूल का प्रेशर कैलकुलेट करूँ और कंबाइन कर दूँ. समझना क्या. अगर मैं ऐसे करने लग गया तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट द प्रेशर एंड टेम्परेचर. अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्टैटिस्टिकल वे से निकालने लग गया, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से निकालने लग गया, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, सालों बरसों, इवन आई विल डाई, तब भी मैं इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं कर पाऊंगा. एक सिंगल बीकर में जो गैस है उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं कर पाऊंगा अगर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लेकर चला. क्योंकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करते हैं, वी स्टडी द प्रॉपर्टी एट माइक्रो लेवल. व्हाट वी स्टडी द प्रॉपर्टीज एट माइक्रो लेवल, प्रॉपर्टीज एट माइक्रो लेवल. मतलब हम सिंगल मॉलिक्यूल, मान लीजिए मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. देखिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लाइक आरएमएस स्पीड. हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, फिर उनका एवरेज लेते हैं, रूट मीन निकालते हैं, देन वी गेट द आरएमएस स्पीड. क्लियर. बट इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स मान लीजिए मुझे इस बीकर का प्रेशर लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई विल यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊँगा, यहाँ क्या करूँगा, मान लीजिए मैंने प्रेशर गॉज लगा दिया, तो ये प्रेशर गॉज में नीडल मूव कर जाएगी. क्लियर. ये जो प्रेशर गॉज का यहाँ जो है ना, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का स्ट्राइक कर रहे होंगे, कई सारे मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे होंगे. देखिए ये प्रेशर गॉज है, ध्यान से देखिए, ये है प्रेशर गॉज. प्रेशर गॉज क्या करता है, प्रेशर को मेज़र करता है, प्रेशर गॉज. तो प्रेशर गॉज में यहाँ पर मीटर लगा होता है, नीडल होती है, नीडल जितना मूव करेगी तो हम लोग रीड कर सकते हैं कितना प्रेशर है.
तो देखिए ये जो प्रेशर पॉइंट का यहाँ पे वो लगाता है, मेम्ब्रेन लगी होती है, मेम्ब्रेन है, और ये प्रेशर गॉज है। यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करते हैं, मेम्ब्रेन पे सारे मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करते हैं। उन सभी मॉलिक्यूल्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है, मान लीजिए मेम्ब्रेन थी, मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ व्हाट, देखिए ध्यान से। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग सिंगल पार्टिकल की स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मेरा सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया मान लीजिए प्रेशर गॉज, और ये प्रेशर गॉज का यहाँ ये क्या मेम्ब्रेन है, दिस इज अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होती है मान लीजिए स्टील की मेम्ब्रेन है, पर्दा जिसे कहते हैं, ये मेम्ब्रेन है, ये प्रेशर गॉज है, यहाँ क्या लगा है, नीडल लगी हुई है, दिस इज अ प्रेशर गॉज पीजी, और यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस बीकर का प्रेशर निकालना था, देन आई यूज द प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज गिव्स अस द प्रेशर इन दिस सिलेंडर। अब समझिए होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल्स चल के इसको स्ट्राइक करेंगे, इस वॉल को, इसकी वॉल को, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स विल स्ट्राइक दैट मेम्ब्रेन, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे इस मेम्ब्रेन को। सो फोर्स क्या होगा, P इंटू ए, तो प्रेशर निकालने के लिए क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्लियर। सो वी विल अंडरस्टैंड इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच व्हाट, कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज इफेक्ट कितना लग रहा है, यहाँ हम लोग मेम्ब्रेन पे लगा सकते हैं, कितना मेम्ब्रेन पे कितना एवरेज इफेक्ट लग रहा है फोर्स का, एरिया पता होगा इस मेम्ब्रेन का, देन वी के दिस विल, और यहाँ जितना भी मान लीजिए मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ के रीडिंग से आप प्रेशर को नोट कर सकते हैं। दिस इज द व्हाट, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मोस्टली इंजीनियर्स यूज दिस अप्रोच, बट इट गिव्स अस द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा, इट गिव्स अस द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसीलिए जब भी कोई भी डिज़ाइनिंग का हम लोग पढ़ते हैं, आप इंजीनियरिंग में आएंगे तो देयर वी टेक सम व्हाट, हम थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत एरर लेके चलते हैं, ताकि हम लोग उस एरर को कम कर सकें, बिकॉज यहाँ जो हमने प्रेशर निकाले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। बट स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन स्टैटिस्टिकल अप्रोच व्हाट वी स्टडी। मान लीजिए ये हमारा क्या है, बीकर है, दिस इज अ बीकर, एंड इन दिस बीकर देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एक, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे प्रेशर निकालना है। नाउ व्हाट आई डू, कि एक मॉलिक्यूल इस वॉल पे टकरा रहा है, दिस मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल इज स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल, तो मुझे पहले ये देखना है कि हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड, कितना फोर्स एक्सर्ट किया ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से कितना प्रेशर जनरेट होगा। देन आई विल टेक द एवरेज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स लगाया वॉल पर, क्योंकि प्रेशर किसी वजह से आपस में टकराए, कोलिजन हुआ, वॉल पे टकराए, उनके टकराने से मोमेंटम चेंज आया, मोमेंटम चेंज आने से क्या होगा, इट विल जनरेट सम प्रेशर, क्लियर। तो देखिए ये टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, वॉल पे टकराएंगे, ड्यू टू विच प्रेशर विल एक्सर्ट। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट दैट, तो पहले मुझे एक सिंगल मॉलिक्यूल का प्रेशर निकालना होगा, फिर अगले मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल निकालूंगा, सेकंड मॉलिक्यूल निकालूंगा, थर्ड मॉलिक्यूल का निकालूंगा। तो आपको पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल गैस में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि मुझे अगर प्रेशर निकालना है तो मुझे एन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं एक मोल आइडियल गैस या फिर एक मोल गैस लेता हूँ, देन आई नीड टू स्टडी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो विच वन इज ईजी, कौन सा अप्रोच ईजी है, कंबाइंड इफेक्ट, एवरेज इफेक्ट जिसमें ले रहे थे, या ये वाला ईजी है। सो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच सबसे ईजी है और बेस्ट है, इसीलिए हम इसको लेते हैं। हम लोग अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, वरना आप इंटरनल एनर्जी क्यों कितना जा रहा है, कितना वर्क हो रहा है, यू कांट स्टडी। तो जितने भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वर्क हुआ, हीट हुआ, एंट्रोपी हुआ, इंथैल्पी हुआ, वी विल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। हम लोग माइक्रोस्कोपिक पे कभी नहीं जाएंगे। वी विल कैलकुलेट ओनली द इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि देखो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स
और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बल्क लेवल पे बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, वाइल इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी एट माइक्रो लेवल, कि उस माइक्रो लेवल पे क्या है। जो काइनेटिक थ्योरी आपको बताऊंगा दैट इज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, वहाँ आप प्रेशर निकालना सीखेंगे, क्या नहीं टेम्परेचर निकालना सीखेंगे, हाउ द काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, ऑल दोज थिंग्स यू विल स्टडी देयर। बट मैंने आपको बता दिया कि जितने भी स्टीम इंजीनियर्स हैं, जितने भी फिजिकल प्रोसेस हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, ऑल आर यूजिंग द क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स वी विल नॉट यूज। समझ आ गया? अगर स्टैटिस्टिक्स मान ली फॉर एग्जाम्पल इस रूम का प्रेशर निकालना है मेरे को, इस रूम का प्रेशर निकालने के लिए मुझे एयर मॉलिक्यूल्स तोड़ना देखने पड़ेंगे कि एयर मॉलिक्यूल कितना इस वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे मैं पागल हो जाऊंगा कि मैं कैसे इतने सारे मॉलिक्यूल की स्टडी करूंगा, हाउ आई विल स्टडी। सो टू टैकल दोज सिचुएशन इंजीनियर्स डू व्हाट, they approach a classical approach. Classical thermodynamics is discovered for removing that issues. इसीलिए जितनी भी डिस्कवरी हो रही है तेज़ी से हो रही है, प्रेशर निकल रहा है, टेम्परेचर निकल रहा है। हमेशा याद रखना कि प्रेशर एंड टेम्परेचर यही मेन प्रॉपर्टी है, यही मेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। प्रॉपर्टी नहीं, इट्स अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। यही डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये डिस्क्राइब करते हैं। आई विल टेल यू इन द लेटर सेक्शन, बट आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि अप्रोच व्हाट इज दैट, देयर आर टू अप्रोच टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, वन इज द क्लासिकल अप्रोच, अनदर इज व्हाट, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और वी कैन से दैट स्टैटिस्टिकल अप्रोच। क्लियर? कोई डाउट किसी को बताइए यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट? ओके, so if you have any doubt you can ask your doubt in the chat box. So once again thank you so much for your kind attention. Thanks a lot.